इसका मतलब है कि जब व्यक्ति के शरीर के किसी भी भाग जैसे हाथ, पैर या रीढ़ की हड्डी में चलने फिरने की क्षमता जो है वो सीमित हो जाती है, वो किसी भी वजह से हो सकती है। आपने पोलियो का केस देखा होगा, वो भी एक तरह की लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। किसी भी वजह से हो सकता है, बच्चा जन्म से उसका पैर या हाथ टेढ़ा हो गया हो, या जन्म से उसका हाथ ही नहीं था, पैर नहीं था, या बाद में किसी एक्सीडेंट की वजह से उसका हाथ या पैर काट दिया गया हो, तो वो सब डिसेबिलिटी जिसके कारण कि उसकी हाथ पैर में या रीढ़ की हड्डी में चलने फिरने की जो क्षमता है सीमित हो जाए, और उसकी वजह से उसे डिसेबिलिटी तब माना जाता है जब उसकी क्षमता सीमित होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हाथ है, इस हाथ की अगर मेरी एक उंगली कट जाती है तो मैं जो है डिसेबिलिटी में नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं अपना काम कर पा रही हूँ। ठीक है, वो जब होता है जबकि एक किसी भी हाथ पैर में या रीढ़ की हड्डी में कोई ऐसी चीज हो गई, कमी हो गई, या उसकी जिससे उसकी योग्यता कम हो गई है, काम करने की जो क्षमता है वो कम हो गई है, और किसी काम को करने में एक पर्टिकुलर या एक सिग्निफिकेंट लेवल तक की जो है बाधा आ रही है, तब उसको जो है डिसेबिलिटी माना जाता है। अगर पूछा जाए कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी किससे रिलेटेड है, तो ये गति, मूवमेंट से रिलेटेड है, चलने फिरने से रिलेटेड है। और जो है ये कहाँ होती है, ये जो हमारे हड्डियों, मांसपेशियों या जो जोड़ है उनमें होती है। ठीक है, अब हम लीगल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो आरपीडब्ल्यूडी कहता है। आरपीडब्ल्यूडी क्या कहता है कि वह व्यक्ति जिसके हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों में विकार हो जिससे कि उसके शरीर की गति सीमित हो जाए, उसे गत्यात्मक विकलांगता कहा जाता है। उस व्यक्ति को जिसकी हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों तीनों में, कोई भी इन तीनों में से किसी में भी हो सकता है, कोई विकार हो जिससे कि उसके शरीर की गति जो है वो इतनी सीमित हो जाए कि वो अपनी रोजमर्रा का काम ना कर सके, और उसकी क्षमता जो है, उसकी योग्यता है वो कम हो जाए और उसको प्रभावित कर दे, तो वो गत्यात्मक विकलांग व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, ये जो है मेनली किसमें होता है, हमने पढ़ लिया है, हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों या नसों में खराबी या चोट लगने के कारण होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। देखो, इस बच्चे के पैर में प्रॉब्लम है, या इस बच्चे के जैसे पैर जो है वो टेढ़े मेढ़े हैं, बाय बर्थ है, चाहे वो बाद में हुए किसी एक्सीडेंट के कारण। और इस बच्चे के पैरों का आप देख सकते हो, या इसका जो एक फिजिकल डेवलपमेंट है अब नॉर्मल है, आप देख सकते हो नॉर्मल बच्चे जैसा ये नहीं दिख रहा है। और जो इसका ये ऊपर का एरिया है, धड़ है, जो ये एक्स्ट्रा डेवलप्ड कह सकते हैं हम, कि या नॉर्मल डेवलप है, या सिर्फ जो इसका बड़ा है और टांगे जो है वो अंडर डेवलपमेंट है। तो इस तरह की जब कोई प्रॉब्लम होती है, इन बच्चों को चलने फिरने में, उठने बैठने में या रोजमर्रा का काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, और ये सब किस में आता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आते हैं। पिक्चर आपने पिक्चर देख के आपकी लोकोमोटर जो डिसेबिलिटी है वो माइंड में रह जाएगी, यहाँ से आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी नहीं भूलोगे। ठीक है, फीचर क्या है, लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, चलने, बैठने, उठने या वस्तु को पकड़ने में कठिनाई होती है, शरीर के किसी भाग में आंशिक या पूर्ण गतिहीनता होती है, या तो आंशिक रूप से जो गतिहीन होगा व्यक्ति, या जो पूर्ण रूप से गतिहीन होगा, बैसाखी, व्हील चेयर या कृत्रिम अंग की आवश्यकता पड़ती है। कृत्रिम अंग होता है कि आर्टिफिशियल जो है लगा दिया जाता है, पैर अगर किसी का पूरा नहीं है तो एक कृत्रिम पैर जो है आर्टिफिशियल लग जाता है, नकली पैर एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो लग जाता है, हाथ लग जाता है, वो चीज हम करवा सकते हैं। व्हील चेयर हो सकती है कि अगर बच्चा, पहला ऑप्शन होता है बैसाखी, बैसाखी से लकड़ी के सहारे या बैसाखी के सहारे नहीं चल पाता तो फिर उसको व्हील चेयर दी जाती है। तो ये अलग अलग जो है लेवल के अकॉर्डिंग होता है कि किस तरह की उसकी डिसेबिलिटी है, विकलांगता, दिव्यांगता है, उसके बेस पे ही उसको जो है ये प्रोवाइड करवाया जाता है कि बैसाखी से जो बच्चा है या जो व्यक्ति है बैसाखी से चल पाएगा, व्हील चेयर से चल पाएगा, या कृत्रिम अंग की आवश्यकता है, जिस तरह की भी उसे जरूरत होती है वो चीज जो अवेलेबल करवाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितने तरह का होता है। गत्यात्मक जो दिव्यांगता है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है अस्थायी, जो कि एक उपचार के बाद ठीक हो जाएगी। एक होता है स्थायी विकलांगता, जो हमेशा जीवन भर रहेगी। अब कौन सी होती है अस्थायी, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया पैर में, जो है 1 महीने 2 महीने के लिए बच्चा चल नहीं पाया, व्यक्ति चल नहीं पाया, तो वो है अस्थायी विकलांगता जो ठीक हो गई। लेकिन स्थायी है कि वो बचपन से ही उसके जोड़ों में जो है कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका पैर मुड़ता नहीं है या पैर उठता नहीं है, तो वो स्थायी है, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। जिस तरह पोलियो होता है, पोलियो अगर एक बार हो गया तो वो ठीक नहीं होता। वैक्सीनेशन जो लगता है ना पोलियो को बचपन में, उससे अगर किसी का ठीक हो जाए, या उससे पहले उसको थोड़ा बहुत सिम्टम थे, सिर्फ पोलियो नहीं हुआ था और उसी टाइम वैक्सीनेशन लग गया, उस टाइम वो ठीक हो गया तो हो गया। जो कुछ चीजें हैं वो ठीक नहीं होती तो वो है परमानेंट, और जो ठीक हो सकती है वो अस्थायी है।
कि टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए है, ठीक है। अब जो एक होता है कि सर्जरी करवाना, सर्जरी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमारा एक हाथ काम नहीं कर रहा या किसी ने हाथ ही चेंज करवा लिया, असली हाथ जो अभी रिसर्च हुआ है किसी कंट्री में हुआ है, वो इंडिया का नहीं है, कि पहली बार डॉक्टर ने जो है हाथ का ट्रांसप्लांट किया था, पूरा हाथ जो है किसी और का लगा के देखा था, तो वो जो रिकवरी हो गई थी। तो अगर ऐसी चीजें हैं पर वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर जो चीज रिकवरी हो गई, जिसका चाहे ट्रीटमेंट हुआ, कोई सर्जरी हुई, कोई ऑपरेशन हुआ, वो ठीक हो गया, तो अस्थाई में चला जाएगा, और स्थाई वो है जो जीवन भर बनी रहेगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि लोकोमोटर में कौन कौन सी होती है, क्योंकि लोकोमोटर बहुत बड़ा है जिसमें गति से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएगी। किसी को लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, पोलियो हो गया, हाथ या पैर का ना होना, या तो बचपन से ही नहीं है या किसी एक्सीडेंट में कट गया हो, रीढ़ की हड्डी में कोई विकृति होकर, हम कई बार कहते हैं ना कि उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो उठ ही नहीं पा रहा क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है, या कई बार बचपन से ही जो रीढ़ की हड्डी होती है वो या तो अच्छी तरह से विकसित नहीं होती पूर्ण रूप से, या फिर जो होता है उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है कि सही तरीके से विकसित नहीं हो पाई है, और उसकी जो बनावट है, उसकी संरचना, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बनावट कुछ अलग हो जाती है, इस तरह की दिक्कत होती है, तो वो भी सॉरी, उसको जो क्या कहेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी में हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेरेब्रल पल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी को लोकोमोटर में काउंट किया जाता है अगर चलने में असर पड़े तो, क्योंकि बेसिकली जो होता है सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है कि हमारा बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, दिमाग है, वहां से सिग्नल ही नहीं आता बॉडी के पार्ट को। मेरा अगर ये हाथ उठ नहीं रहा है ना, तो यानी कि मेरे ब्रेन, जो मेरा ब्रेन है, मेरा दिमाग है, वो इसको सिग्नल ही नहीं भेज पा रहा है कि हाथ उठाना है या इससे कुछ काम करना है। इस वजह से ये हाथ जो है सुन्न है। हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ की जो मांसपेशियां हैं, हाथ की नसें हैं, जोड़ है मेरे, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्रेन से अगर सिग्नल नहीं आ रहा, उस वजह से अगर हाथ नहीं उठ रहा है, तो वो क्या है, सेरेब्रल पाल्सी है, ठीक है। एक होता है क्लब फुट। क्लब फुट जो है मोस्टली आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा लिखा हुआ, और हिंदी में भी आपको क्लब फुट लिखा हुआ मिल सकता है। इसमें क्या होता है, पैर जो है हमारा मुड़ा हुआ होता है, या तो अंदर की ओर या फिर नीचे की ओर जो है पैर मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एक है ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी, किसी भी तरह की हड्डियों की विकृति, कि बचपन से ही किसी के हाथ पैर टेढ़े हैं, या कोनी जो है वो टेढ़ी है, किसी का शोल्डर जो है इस तरह से ऊपर है, नीचे है, या हिप डिसलोकेटेड है। हिप का मतलब जो हमारी कमर का भाग है, वो जो डिसलोकेटेड होता है, ऊपर नीचे हो जाना, जो इस तरह की जो डिफॉर्मिटी होती है, वो भी लोकोमोटर में आती है। अब जो है हम ये देख लेते हैं, ये क्या है, क्लब फुट जो मैंने आपको बताया है, कि ये जो पैर है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये पैर भी अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, और ये पैर जो है ऐसे नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है। ये नाम आपको करने की जरूरत नहीं है, हमसे नहीं पूछेगा क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन है। ये पिक्चर जहां से मैंने उठाई है वहां लिखे हुए थे, सिर्फ हमसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि क्लब फुट जो है किसमें आता है, लोकोमोटर में आता है, और जो है क्लब फुट है जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी क्या पहचान है। तो ये जो पैर होता है वो मुड़ा हुआ होता है अंदर से ही, और ये जन्म जात होता है कि बाय बर्थ ही बच्चे का पैर इसी तरह जो है मुड़ा हुआ आएगा, बाद में नहीं होता ये, ठीक है। ये सारी डिफॉर्मिटीज है, आप देख सकते हो, ये सारी लोकोमोटर की है, कि उसका पैर जो है इस तरह सीधा ना होकर यहाँ से बाहर निकला हुआ है और यहाँ से जो है मुड़ा हुआ है। तो ये जो डिफॉर्मिटी है, कि अलग तरह से जो हड्डियां हैं, हमारी मांसपेशियां हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो जो है डिफरेंट है। यहाँ से इसका जो है, मैंने हिप डिसलोकेशन बताया ना आपको, ये वाला जो जोड़ होता है ना हमारा, यहाँ से देखो, इसका इस पैर का सही है लेकिन इसका सही नहीं है, और जो पैर है उनकी जो एक तरह से संरचना है वो भी सही नहीं है। यहाँ पे पैर देखोगे तो नॉर्मल जो सीधे होने चाहिए, वो थोड़े से होते हैं कि इस तरह से, हल्के से इस तरह होते हैं, लेकिन जो इसके है वो इस तरह है एक तरह से, और इसके जो इनवर्ड है, अंदर की ओर मुड़े हुए हैं इसके घुटने, और इसके जो है बाहर की तरफ है। तो ये चीजें हैं, इस तरह की कोई भी डिफॉर्मिटी है वो गत्यात्मक विकलांगता है, दिव्यांगता है, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। एग्जाम्पल जरूर याद रखना जो मैंने दिए हैं, कि कौन कौन से जो है लोकोमोटर में आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इस डिसेबिलिटी को, या इस जो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको लोकोमोटर में इंक्लूड किया जाता है या नहीं, तो वो याद रखिएगा यहाँ से। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की। एक तो होते हैं कॉन्जेनिटल, यानी कि जो जन्म जाता है, बाय बर्थ है,
जन्म से ही जो है होता है बच्चे को, जैसे कि क्लब फुट या लिम्ब डिफॉर्मिटी। लिम्ब डिफॉर्मिटी कौन सी है? ये वाली जो है लिम्ब डिफॉर्मिटी है। लिम्ब क्या होता है? एक बॉडी है हमारी, यहाँ पे बना के आपको समझा देती हूँ। ये जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, अब इसकी लिम्ब है, कुछ इसके पार्ट है इस तरीके से कि एक ये हाथ है, एक ये पैर है, एक ये पैर है और एक ये हाथ है। अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको टाइप्स के आगे। तो ये हमारे जो बॉडी के 4 भाग हो गए किसी भी लिम्ब में, वो राइट हैंड हो, लेफ्ट हैंड हो, या लेफ्ट लेग या राइट लेग, कोई भी भाग हो एक लिम्ब में, किसी भी एक में हो सकता है या सभी में हो सकता है। इस तरह किसी में प्रॉब्लम होती है तो ये जो है बाय बर्थ होती है। फिर होता है एक्वायर्ड, कि जिसको अर्जित कर लिया गया, जन्म से नहीं था लेकिन बाद में हो गया, जन्म के बाद हुआ, जैसे कि पोलियो हो जाता है या स्पाइनल इंजरी। स्पाइनल यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी जो हमारी है, इस तरह से अगर जो हमने एक ह्यूमन बींग बनाया है और उसमें जो रीढ़ की हड्डी, वो हमें पता है सबको कि यहाँ जो है नीचे कमर से लेकर जो है ऊपर तक जाती है, और यहाँ पर जो ये होता है हमारा स्पाइना बाइफिडा, वहां तक जाती है। तो इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से कोई चल फिर ना पाए, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई जिससे कि उसकी एबिलिटी जो है योग्यता कम हो गई है, और ये जो है एक्सीडेंटल के कारण हो सकता है। पोलियो अगर इसमें हो गया, पोलियो तो बेसिकली एक वायरस है ना, जरूरी तो नहीं है कि वो हमेशा पैर में ही होगा। पोलियो जो है इसमें रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है। आपको बता दूं अगर किसी को नहीं पता हो, तो पोलियो जो एक वायरस है जो सबसे पहले जब शरीर में आता है तो हमारी आंत को इफेक्ट करता है। आंत से होता हुआ वो शरीर के किसी भी भाग में जो है जाकर इफेक्ट कर सकता है, और जो है पूर्ण एक प्रॉपरली हम सिम्टम्स जो कह सकते हैं कि दिखा सकता है। तो वो रीढ़ की हड्डी में भी जा सकता है, वो हमारे हाथ पैर में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक्वायर किया होता है, बाद में होता है, जन्म से नहीं होता है। हमने जो एक ह्यूमन बीइंग बनाया वो थोड़ा सा ज्यादा ही बना दिया है। चलिए इसको इरेज करते हुए चलेंगे। अब हम आगे के टाइप्स पढ़ते हैं। आगे का कौन सा है? टेम्परेरी, एक जो अस्थायी है, जो कि शॉर्ट टर्म में रिकवरी हो सकती है, जैसे कोई फ्रैक्चर हुआ या कोई सर्जरी हुई, कोई किसी चीज का ऑपरेशन हुआ, उस चीज की वजह से कुछ टाइम के लिए जो व्यक्ति नहीं चल पाया, तो वो टेम्परेरी है। वो ऑपरेशन या सर्जरी जो है किसी भी तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमारे जोड़ों का हो। फॉर एग्जाम्पल की किसी को स्टोन था, पथरी थी, ऑपरेशन हुआ, कोई सर्जरी हुई, या कोई जल गया था आग में, उसकी कोई जो स्किन सर्जरी है फेस की वो हुई, उसकी वजह से जो है महीने, 10 दिन, 20 दिन, 6 महीने मान लो, चाहे वो है चल नहीं पाया, उसके बाद जो है नॉर्मल हो गया, नॉर्मल अपना रूटीन का कार्य कर रहा है, तो वो टेम्परेरी है। परमानेंट है, वो स्थायी होती है, जो हमेशा के लिए रह जाती है, लाइफ लॉन्ग होती है। इनको जो है एड्स की जरूरत पड़ती है, यानी जो सहायक उपकरण होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। जैसे एम्पुटेशन है और पैरालिसिस है। पैरालिसिस यानी लकवा, और एम्पुटेशन क्या होता है? जिसमें कि हमारे शरीर का कोई अंग काट दिया जाता है, चाहे वो हाथ है, उंगली है, पैर है, कोई भी शरीर का अंग जो है काट दिया गया या अलग हो गया हो। जैसे कि आंख में चोट लगने के कारण अगर आंख निकाल दी गई हो, तो वो भी एम्पुटेशन है, कि आपके शरीर का कोई अंग जो है आपके शरीर से अलग हो गया है। फिर एक होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या है? कि टाइम के साथ बढ़ता रहता है, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने एक अलग डिसेबिलिटी के रूप में भी जो जाना है, विशेष रूप से मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये जो आता है वो लोकोमोटर के अंडर ही आता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कंडीशंस कौन कौन सी है जो कि लोकोमोटर में ऐड की गई है। हमने एग्जांपल पहले पढ़ लिए थे कौन कौन से थे, लेकिन एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कि किसमें क्या होता है। एपिटेशन अंग विच्छेदन होता है, जैसे कि किसी दुर्घटना, बीमारी, ऑपरेशन के कारण हाथ, पैर या उसका कोई भाग काट देना, कि शरीर से अलग हो गया है। ठीक है, एक है पैरालिसिस, लकवा, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट या पूरी बॉडी जो है काम करना बंद कर देती है, नर्व या स्पाइनल कोड डैमेज के कारण, जिसमें कि नसों या रीढ़ की हड्डी में कोई नुकसान ऐसा हो जाता है। याद रखना पैरालिसिस किसमें होता है? नसों में होता है। ठीक है, ये याद रखना, नसों में होता है, या रीढ़ की हड्डी में किसी नुकसान के कारण जो है शरीर के किसी हिस्से या पूरे शरीर की गति का बंद हो जाना होता है लकवा। ठीक है, लकवे को हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे, पैरालिसिस के भी टाइप भी करेंगे कि लकवा किस किस तरह का होता है, इसके प्रकार भी हम पढ़ेंगे। फिर है पोलियो। पोलियो क्या है? एक विषाणु जनित रोग है, ये याद रखना। ये पूछा जाता है कि पोलियो कैसा रोग है। पोलियो एक वायरल इन्फेक्शन है, कि वायरल से होता है, जैसे हम वायरल फीवर हो जाता है ना,
कि वायरल बुखार आ रखा है, वायरल जुकाम आ रखा है, वैसे ही एक वायरल होता है जिसकी वजह से पोलियो हो जाता है। रोग जिससे हाथ या पैर का कमजोर होना या विकृत हो जाना, मेनली ये हाथ या पैर में होता है, लेकिन कई बार इसका जो विषाणु है वो हमारी स्पाइनल कोड या रीढ़ की हड्डी को भी इफेक्ट कर देता है। ठीक है। फिर है सेरेब्रल पाल्सी, यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, इसको हिंदी में हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जन्म या बचपन में ही मस्तिष्क की चोट होती है जिससे गति, मांसपेशियों और संतुलन पर असर पड़ता है। देखो लकवा जो था ना, उसमें क्या है कि हमारी जो नसें होती है, हमारी मांसपेशियां हैं, वो कमजोर हो जाती हैं या वो काम करना बंद कर देती है, उनमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से, कि हमारे ब्रेन में ऐसे चोट लग गई जिसकी वजह से हमारी गति, हमारी मांसपेशियां या जो उनका संतुलन है वो बिगड़ गया, वो क्या कहलाएगा, वो सेरेब्रल पाल्सी कहलाएगा। सेरेब्रल जो वर्ड है वही सेरेबेलम या सेरेब्रल जो हमारा पार्ट है ना, ब्रेन दिमाग का जो पार्ट है, उसी से नाम से एक तरह से जुड़ता हुआ सा है, निमोनिक की तरह हम इसको याद कर सकते हैं। फिर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एक जेनेटिक कंडीशन होती है, पेरेंट्स से आती है। पेरेंट्स में भी हम ये कह सकते हैं कि अगर मदर और फादर को, माता और पिता को नहीं है, लेकिन अगर बच्चे को जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेनेटिक नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो है तो जेनेटिक ही, लेकिन जो उसके जीन्स है ना, वो कहीं ना कहीं जो है और कहीं से आए हैं। जो चाहे तो पिता की फैमिली में किसी को था पहले, या माँ की फैमिली में जो है पहले किसी को था, जहां से वो इनके ब्लड में चल रहा था, इनके जीन्स में इनके जो गुणसूत्र है उनमें चल रहा था, लेकिन वो एक्टिव अब हुआ है। ठीक है। तो ये होता है, और ये जो है बढ़ता रहता है, प्रोग्रेसिव है। ये क्या करता है, धीरे धीरे इसमें जो मांसपेशियां हैं कमजोर होती जाती है और सिकुड़ती जाती हैं और काम करना बंद कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस हाथ से जो शुरू हुआ एक तरह से कि सुन्न हो गई, ये हाथ काम करना बंद कर गया इतना, उसके बाद जो ये पूरा हाथ काम करना, बाजू काम करना बंद कर गई, धीरे धीरे हमारे जो पेट की तरफ आ गया, टांगों की तरफ आ गया, दूसरे हाथ में भी आ गया, धीरे धीरे जो पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है, और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जो इंसान है उसकी जो है मृत्यु तक इसमें हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे एक करते करते उसकी पूरी बॉडी काम करना बंद कर देगी। तो ऐसी सिचुएशन इसमें आ जाती है, उसको कुछ भी नहीं पता लगता, उसको कुछ ना, तो उसको भूख फील होती है ना उसको कुछ फील होगा, सब चीजें जो है बंद कर देंगी एक तरह से। ठीक है। फिर स्पाइनल कोड इंजरी या डैमेज क्या सा होता है, ये क्या है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लग गई, या फिर जो है उसमें गति, शरीर के अंगों में गति या संवेदना की कमी। रीढ़ की हड्डी की चोट की वजह से जो हमारे शरीर के अंग है जो काम नहीं करेंगे, या उसमें गति जो है या संवेदना की कमी, की उसमें कुछ फील नहीं हो रहा, संवेदना यानी कि सेंसेस ही नहीं रहे। अगर आपको कुछ टच कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं लग रहा। स्पाइनल कोड में बेसिकली चोट है ये, वो एक्सीडेंट के कारण भी हो सकती है, गिर गए, कुछ हो गया, किसी भी कारण से हो सकती है। फिर है कोई भी किसी भी तरह का ऐसा जो आपके बोन यानी हड्डियों में, जोड़ों में और लिम्ब डिफॉर्मिटी जो बचपन से बाय बर्थ है, तो इसमें जो है लो बैक, सॉरी लाइक बो लेग्स कौन सी है जो हमने अभी पढ़ी थी, तो मैंने दिखाया था कि इस तरीके से लेग्स है, या फिर जो है इस तरीके से लेग्स है, तो वो सारी चीजें, टेढ़े मेढ़े पैर है यानी, और मुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी हो सकती है, जन्मजात अंग विकार हो सकता है, और ये हड्डियों या जोड़ों में है, इस तरह की कोई डिफॉर्मिटी है जो ना ही तो पोलियो की वजह से है ना ही किसी और से, वो जन्मजात ही है। ठीक है। इस तरह का विकार है तो भी वो क्या आएगा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आएगा। फिर है टेम्पररी और परमानेंट जो मूवमेंट है वो कौन से है, जैसे फ्रैक्चर हो गया, सीवियर इंजरी हो गई, पोस्ट सर्जिकल कंडीशन अफेक्टिंग मूवमेंट टेम्परली और परमानेंटली। एक बच्चे का हाथ टूट, यहाँ से कोहनी से टूट गया बेसिकली, तो जब तक वो हाथ जुड़ा तब तक वो क्या है, टेम्पररी है कि अस्थायी है। लेकिन हाथ जुड़ने के बाद जब प्लस्तर खुला तब हमें पता लगा कि जो हाथ है वो टेढ़ा जुड़ गया, तो वो किस में आएगी, वो है परमानेंट हो गई। अब तीसरा कि टेम्परेरी था, सर्जरी हुई, हाथ सीधा जुड़ गया, लेकिन उसकी वजह से अब वो काम नहीं कर पा रहा। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हाथ जुड़ तो गया, दिख तो रहा है कि हाथ है, लेकिन उस हाथ से वो कोई काम नहीं कर सकता। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो भी वो गत्यात्मक में आएगी। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पैरालिसिस। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे हमने जो टाइप्स पढ़े, 8 टाइप पढ़े, 8 कंडीशंस ऐसे पढ़ी है जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आती है। ठीक है। अंग विच्छेदन वो है जिसमें कि शरीर का कोई अंग अलग कर दिया। पैरालिसिस एक बड़ी चीज है
तो पैरालिसिस को मोर डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि पैरालिसिस में इसके टाइप्स भी आते हैं, ठीक है। पोलियो को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेरेब्रल पाल्सी अलग एक डिसेबिलिटी मेंशन आरपीडब्ल्यूडी में, तो इसको जो है हम कल की क्लास में करेंगे सेरेब्रल पाल्सी। आज हम जो है पैरालिसिस और पोलियो जो है डिटेल में अभी पढ़ेंगे। फिर है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसको भी हम जो है डिटेल में करेंगे। बाकी जो है नॉर्मल चीजें हैं जो हमने यही अभी एग्जांपल के साथ समझ लिए। तो यहाँ से 4 चीजें हमारी हो गई, एक तो पैरालिसिस लकवा, एक पोलियो, एक सेरेब्रल पाल्सी और एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये 4 जो डिसेबिलिटीज हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से 2 डिसेबिलिटी जो है हम आज ही कवर करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। लकवा एक वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मांसपेशियों को स्वेच्छा से हिला डुला नहीं पाता, यानी कि मेरी जो ब्रेन से ना आ तो रहा है कि मुझे उठाना है, मैं इस हाथ को उठाना चाहती हूँ पर मेरा हाथ उठ नहीं रहा है। जब मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसें क्षतिग्रस्त या खराब हो जाती है, यानी जो हमारे हाथ में मांसपेशियां है ना, मसल्स है, इनको जो कंट्रोल करने वाली वेन्स है या नर्व्स है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, कि अब इस हाथ में भले कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इस हाथ को उठाने वाली या इसको जो सिग्नल भेजने वाली, नियंत्रित करने वाली जो नसें थी, नर्व्स थी, वो काम करना बंद कर गई। इस वजह से जो हम कहते हैं इसमें कौन सी जो है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं हिला डुला सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लकवे के प्रकार। एक फोटो आपको यहाँ दिख रही है, मोनोप्लेजिया। मोनो का मतलब ही होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, एक केवल एक अंग या मांसपेशी समूह का लकवा, जिसमें कि ये शरीर दिख रहा है आपको, या तो इसके एक लेग में है, लेफ्ट में है या राइट में है, या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में है, एक तरफ होगा। जो रेड पार्ट है ना, इस तीनों, इन चारों में से एक सिचुएशन होगी कि किसी शरीर के एक पार्ट में अगर है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मोनोप्लेजिया, ठीक है। सिंपल सिंपल है, सिर्फ नाम इनके पढ़ने हैं हमें, और कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। फिर आता है डिप्लेजिया या डायप्लेजिया, इसको कहते हैं। शरीर के समानांतर हिस्सों में होता है और आमतौर पर दोनों पैरों या हाथों का लकवा होता है। इसकी जो पिक्चर मुझे नहीं मिली थी तो मैंने नहीं लगाई है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। और यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड करके लिखा है कि मेनली लेग्स में होता है, ठीक है। ये हमने बना लिया एक इंसान, ठीक है। अब जो है कि क्या कहते हैं कि शरीर के समानांतर हिस्सों, समानांतर हिस्से कौन से, सिमेट्रिकल, यानी कि अगर इस लेग में, इस हाथ में है तो इस हाथ में भी होगा, इस पैर में है तो इस पैर में भी होगा, कि या तो इन दोनों में होगा या इन दोनों में होगा। समानांतर होगा कि दाएं हाथ में है तो बाएं हाथ में भी होगा, दाएं पैर में है तो बाएं पैर में भी होगा, इस तरह से जो है ये होगा, ठीक है। लेकिन मेनली क्या होता है, ज्यादातर जो है ये पैरों में होता है, ये भी याद रखना। जब पूछा जाए कि डायप्लेजिया किस तरह की है, ऑप्शन में अगर ये दिया हो कि शरीर के अंगों के हिसाब से कि पैरों में होने वाला, हाथों में होने वाला या पूरे शरीर में होने वाला, तो हम जो है लेग्स को पिक करते हैं कि पैरों में होता है मुख्य रूप से, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए सिमेट्रिकल होता है या असिमेट्रिकल होता है, तो सिमेट्री में होता है। सिमेट्री यानी समानांतर हिस्सों में होने वाला है डायप्लेजिया। और डाई का मतलब क्या है, डाई का मतलब है दो, यानी दो अंगों में होगा और समानांतर होगा, या तो दोनों पैरों में होगा या दोनों हाथों में होगा, इस तरह से ही होगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। मोनो में एक था, चाहे एक हाथ एक पैर कोई भी हो सकता है। डाइप्लेजिया में या तो दोनों हाथ या दोनों पैर होंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में क्या होता है कि शरीर का आधा अंग होगा। आधा अंग का मतलब कि आधा शरीर, एक तरफ का शरीर जो है वो काम नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं कि शरीर के एक तरफ या बाएं तरफ का, दाएं या बाएं तरफ का लकवा। जब किसी को लकवा हो जाता है हम कहते हैं कि उसका दाएं तरफ का जो है शरीर काम नहीं कर रहा या बाएं तरफ का शरीर काम नहीं कर रहा, तो उसमें जो पूरा हाथ और पैर जो होता है, पूरा एक साइड का शरीर जो है काम करना बंद कर जाता है, ये होता है हेमीप्लेजिया, ठीक है। फिर है पैराप्लेजिया। पैरा से पता लग रहा है पैर, यहाँ से निमोनिक बनाते हुए चलो, अपने माइंड में एक पिक्चर बनाते हुए चलो, पैरा से ही पता लग रहा है कि पैर। तो शरीर के नीचे के हिस्से में, अब देखो डाइप्लेजिया में और पैराप्लेजिया में क्या डिफरेंस है।
पैराप्लेजिया में क्या है, शरीर का नीचे का हिस्सा यानी कमर से नीचे का हिस्सा जो है ऐड है। डाइप्लेजिया में ओनली पैर होंगे, वो यहाँ तक होंगे, तो ये हिस्सा जो है वो किस में ऐड होता है, वो पैराप्लेजिया में होता है। अगर बोला जाए कि दोनों पैरों और नीचे शरीर का निचले शरीर का लकवा, तो बोला जाएगा पैराप्लेजिया। अगर पूछा जाए दोनों पैरों का, तो होगा डाइप्लेजिया। ये चीज जो है यहाँ से याद रखने वाली है। उसके बाद जो है क्वाड्रीप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया, क्वाड्री या टेट्रा, जिसमें कि टेट्रा का मतलब होता है चार, जो टेट्रा है, टेट्रा का मतलब है चार, और जो हमने शरीर के चार हिस्से किए उन चारों हिस्सों में ही जो है होगा बोथ आर्म्स और लेग्स, दोनों हाथों और पैरों का लकवा, जिसमें कि पूरा शरीर आ गया, दोनों हाथ पैर आ गए, तो वो क्या है हमारा क्वाड्रीप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया कहलाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पैरालिसिस क्या है? मोनोप्लेजिया, जिसमें कि एक पैर या एक हाथ होगा, कोई भी हो सकता है, वो यहाँ पे सिर्फ कलर एक का दिखाया गया है। हेमीप्लेजिया, जिसमें हाफ, जो आधा शरीर होगा। डाइप्लेजिया, या तो दोनों हाथ या दोनों पैर होंगे। पैराप्लेजिया, जिसमें सिर्फ पैर होंगे, जो कमर का हिस्सा है हमारा, उसमें कोई असर नहीं होगा। क्वाड्रिप्लेजिया में पूरी बॉडी हो जाती है, दोनों हाथ और दोनों पैर, ठीक है। पूरी बॉडी भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा जो सिर है, दिमाग है, और जो हमारा हेड है वो बचा हुआ है, सिर्फ दोनों हाथ और पैरों का शरीर काम करना बंद कर जाता है, ये पैरालिसिस होता है। एक चीज और बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन हो माइंड में कि सेरेब्रल पाल्सी है या पैरालिसिस है, तो ये डॉक्टर बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। हम सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं कि कैसा है। अब किसी का अगर हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, तो वो किस वजह से नहीं कर रहा, वो डॉक्टर बताएगा कि पैरालिसिस है या सेरेब्रल पाल्सी है, वो हम नहीं बता सकते। हम सिर्फ जो एनालिसिस हमें मिलता है, जो रिपोर्ट हमें डॉक्टर की मिलती है कि इसको ये प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से, उसके ऊपर जो है डिपेंड करके उससे रिलेटेड जो हम प्लान्स करते हैं। अब जो पैरालिसिस जिस बच्चे को होगा, उसको आईक्यू की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको जो प्रॉब्लम होगी उसको जाना पड़ेगा फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास, उसको वो थेरेपी की जरूरत है, या एडीएल सिखाने के लिए वो आ सकता है, वोकेशनल टीचर की उसे जरूरत हो सकती है। तो उन चीजों के लिए वो ये सिर्फ ध्यान रखते हैं कि इसको पैरालिसिस है, इस वजह से इसको ये जो है डाइप्लेजिया या पैराप्लेजिया है, उसके अकॉर्डिंग जो उसके लिए प्लान करते हैं, उसकी रूटीन की जो लाइफ है उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए थेरेपी देते हैं, एडीएल की ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा जो है इनका एजुकेशनल असेसमेंट जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन किसी को पैरालिसिस या सेरेब्रल पाल्सी ये तो डॉक्टर बताएंगे, हम नहीं बता सकते। अब तक हमने ये 5 टाइप पढ़ लिए पैरालिसिस के, लेकिन इसके अलावा एक पैरालिसिस की कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, एएफपी। ये तीव्र शिथिल पक्षाघात होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं, या आपको कहीं पे एएफपी लिखा हुआ मिलेगा। इसमें पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ DSSB में कि एक ये चिकित्सीय स्थिति है जिसमें मांसपेशियों की कमजोरी या पक्षाघात के साथ मांसपेशियों की टोन में कमी की तीव्र शुरुआत होती है, जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करती है। सॉरी, एक मेडिकल कंडीशन है ये ऐसी, इसको हम पैरालिसिस जो है एक अलग तरह की कंडीशन है, जिसमें क्या है हमारी जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती है, या किसी पक्षाघात के कारण उसमें क्या होता है कि मसल टोन होती है ना हमारी, वो अफेक्ट हो जाती है। मसल टोन क्या होती है, हमारी मांसपेशियों की टोन, यानी कि वो सख्त हो गई, जकड़न हो गई, या बहुत ढीली हो गई एकदम से, और बहुत ही स्पीडली होती है, यानी रैपिड होता है, वो तीव्र शुरुआत होती है इस चीज की, ठीक है। और ये मुख्यतः जो है बच्चों में होता है, और ये होता किस कारण है, या तो एक पोलियो वायरस जो हमने पढ़ा ना, पोलियो वायरस जब होता है किसी को, अगर पोलियो के सिम्टम्स होते हैं, तो उसका सिर्फ पोलियो का ही टेस्ट नहीं किया जाता कि पोलियो वायरस तो नहीं हो गया, ये भी चेक किया जाता है कि इसको एएफपी तो नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो एएफपी के जो सिम्टम्स होते हैं वो पोलियो के जैसे ही होते हैं, और पोलियो वायरस से ही एक तरह से होता भी है, ये पोलियो वायरस भी इसका एक कारण है, लेकिन ये पोलियो नहीं होता, पोलियो से अलग है ये, ठीक है। कारण हम पढ़ते थे, इसके मेन कॉजेज हैं ये, या तो पोलियो वायरस इन्फेक्शन से हो गया, या फिर जो है कोई अदर कोई इसको संक्रमण हो गया उसके कारण हो सकता है, या एक गिलेन बारे या गिलेन बैर जो है एक सिंड्रोम है उसकी वजह से हो सकता है, या कोई ट्रॉमा या टॉक्सिन इफेक्ट कर गया हो नर्व्स को, हमारी नसों को इफेक्ट कर गया। छोटे बच्चे को कहते हैं ना कि गोली का चौथा हिस्सा देना या पांचवा हिस्सा देना, वो क्यों दिलवाया जाता है? क्योंकि जो हमारी गोलियां हैं, हमारी टेबलेट है, मेडिसिन है कोई भी,
हमें नहीं पता कि उसमें कौन से जो है हम कह सकते हैं केमिकल्स या कौन से हार्मोन्स कह सकते हैं एक तरह से, या कौन सी दवाइयां कौन सी चीजें यूज हो रही है, हमें नहीं पता उसमें क्या मटेरियल है। तो किसी भी मेडिसिन का बहुत ज्यादा जो डोज दे देना बच्चे को किसी संक्रमण के जो उसमें ला सकता है, या कोई सिंड्रोम करवा सकते हो सकता है उसकी वजह से। एक चीज आपको पता होगी, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं हमारे ब्रेन में या हमारी बॉडी में, जैसे डोपामाइन, मेलामाइन है। डोपामाइन क्या होता है, सबसे खुशी वाला हार्मोन होता है। जब हम चॉकलेट खाते हैं या हम अपने किसी अपनों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से जो हमें एक्चुअल में अच्छे लगते हैं, हम उनको देख के खुश होते हैं, तो खुश होते हैं तो वो खुशी कहाँ से आती है, वो हमारे डोपामाइन से आती है। तो कई लोग स्टेटस में या लिखते हैं कि दैट पर्सन इज माय डोपामाइन, तो वो क्या है कि वो खुशी है वहां से आ रही है। तो हमारे शरीर में जो भी चीजें हो रही है ना, चाहे हमें गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, खुशी आ रही है, हंसी आ रही है, सब चीजों के लिए हार्मोन्स वर्क कर रहे हैं हमारी बॉडी में। बहुत तरह की जो केमिकल्स है, एक हमारी बॉडी एक मशीन की तरह ही है कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक अपने आप में चल रहा है बॉडी में। तो इस तरह जो चीजें हैं, बच्चों को जब भी हम कुछ देते हैं तो बहुत ध्यान से देना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस बच्चे की नसों को, मांसपेशियों को, या उसके जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है एक तरह से, उन चीजों को कोई चीज अफेक्ट कितना कर सकती है। ठीक है, तो मेन कॉजेज क्या है, एएफपी के सॉरी, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, पोलियो वायरस मेन याद रखना, और गिलन सिंड्रोम याद रखना। बाकी जो कोई भी एक से टॉक्सिन हो सकते हैं जो हमारी नसों को प्रभावित कर दे, और कोई संक्रमण जो है, वायरल इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से। सिम्टम्स क्या मिलेंगे, सेम पोलियो की तरह, अचानक से शरीर में कमजोरी हो जाना, मांसपेशियों का ढीलापन और रिफ्लेक्स कम होना। रिफ्लेक्स कम होना मतलब कि उस जो शरीर का भाग है ना, उसमें रिफ्लेक्स नहीं हो रहे। अगर हम ऐसे मारते हैं, छोटे बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो उसका एक अपगार स्कोर का टेस्ट होता है। अपगार क्या होता है, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट जब हम पढ़ेंगे सीडीपी, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि अपगार स्कोर होता है, एक टेस्ट होता है जिसमें कि डॉक्टर उसके हाथ पैर और जो कमर का हिस्सा है, या पगथली है, उसकी हथेली है, हर जगह जो है टच करके देखता है कि क्या उसको फील हो रहा है दर्द, दर्द का या कुछ भी। मतलब कि अगर हम कोई टच कर रहे हैं, अगर मैं आपको टच करती हूँ आपको फील होता है, तो वो आपका रिफ्लेक्स है कि आपको पता लग रहा है कि किसी ने आपको टच किया। आपको कोई गर्म चीज जो आपको टच हो रही है, तो आपको पता लग रहा है कि कुछ गर्म है, ठंडा है, तो वो हमारे रिफ्लेक्सेस काम करते हैं, हमें बताते हैं कि कोई चीज हमारी बॉडी के आसपास आ रही है। तो जब एएफपी होता है तो उसमें रिफ्लेक्स जो कम होने लग जाते हैं, पता नहीं लगता किसी चीज का। कभी कभी लकवे से पहले बुखार या दर्द हो सकता है, कि पता लगे बुखार हुई, दर्द हुआ, उसके बाद जो लकवा हो गया। तो अब यहाँ पे टेस्ट होता है, तभी मैंने बोला ना कि सेम ऐसे ही जो होता है उसमें होता है पोलियो में, फीवर होता है, दर्द होता है, बॉडी जो थकान बहुत फील करती है, बहुत ज्यादा कमजोरी फील करती है। और जब चेक होता है, टेस्ट होता है, तो पता लगता है कि पोलियो हो गया, ये कैसे हो गया। या कई बार बोलते हैं कि बुखार में इंजेक्शन लग गया था, बुखार में टीका लग गया था, उसकी वजह से पोलियो हो गया। तो वो सारे सिम्टम्स यहाँ होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि एएफपी जो है वो इक्वल टू पोलियो है, एक जैसा सा ये समान है, लेकिन सेम नहीं है, अलग है। ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, और ये डॉक्टर बताएगा, हम नहीं बता सकते कि कौन सा वायरल है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं पोलियो पे। ठीक है, अपने डाउट जो है वो लिख के रखें, हम क्लास के एंड में जरूर लेंगे। फिर है पोलियो। पोलियो हमने पढ़ ही लिया कि एक वायरल रोग है, किसी वायरल से होता है, संक्रामक रोग है, जो मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करता है, और तंत्रिका तंत्र विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी पर हमला करता है और लकवा पैदा करता है। जो हमारा लकवा है वो कहाँ से होता है, रीढ़ की हड्डी से होता है, या तंत्रिका तंत्र है जो हमारा स्पाइनल कोड जो है या नर्वस सिस्टम है उससे होता है, जिसकी वजह से किसी एक शरीर को जो है वो एक इंफॉर्मेशन, एक कह सकते हैं हम, संदेश ही नहीं पहुंच पाता, और जिसकी वजह से वो बॉडी का जो पार्ट है काम करना बंद कर देता है। ठीक है, पोलियो का कारण जो है, पोलियो का मेन जो वायरस है वही उसका कारण है, और ये वायरस जो है गंदे पानी या भोजन या मल मुंह मार्ग से फैलता है। यानी कि हमें बहुत ही ज्यादा जो है ध्यान रखने की जरूरत होती है इसमें। एक छोटा सा ही वायरस है, नॉर्मल है कि खांसी बुखार हुआ आपको, किस जगह से, किस चीज से हो, गंदे पानी से हो सकता है, या जो भोजन है वो हमारा वो सही ना हो, वो गंदा हो, या बासी भोजन हो सकता है, या उसमें मक्खियां बहुत ज्यादा बैठी है, इस तरह से कुछ भी छोटी मोटी चीजें जो होती है उससे फैल जाता है ये।
और मल मुंह के मार्ग से, यानी जैसे मल मुंह का मार्ग आप समझ ही गए कि मुंह से कुछ चीज अंदर गई है, या मल जो यहाँ से हम निकाल रहे हैं वहां पे कोई उसके थ्रू भी ये जो है इफेक्ट कर सकता है। और सबसे पहले जो है कहाँ पे इफेक्ट करता है, हमारी आंत पर करता है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, आंत से होता हुआ स्पाइनल कोड में जाता है और स्पाइनल कोड से फिर हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है। सबसे पहले पोलियो के बारे में पढ़ लेते हैं कि पोलियो के बारे में खोज किसने की और बात किसने की। 1908 में पोलियो वायरस की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, और प्रभावी पोलियो का टीका जो है ना, उसके टीकाकरण या वैक्सीनेशन की हम बात करें तो वो जोनास साल्क ने 1955 में दी थी। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ से याद रखना। कार्ल लैंडस्टीनर जिसने पोलियो वायरस की खोज की, और उसका जो टीका बनाया या उसकी वैक्सीन बनाई वो जोनास साल्क ने बनाई 1955 में। ठीक है, सिम्टम इसके सेम है जैसे हमने पढ़े कि हल्के, अगर देखो दो तरह के सिम्टम्स है, हल्के और गंभीर। हल्के में क्या होगा, बुखार होगा, थकान होगी, सिर दर्द होगा, उल्टी होगी, गले में खराश होगी। ठीक है, सीवियर में क्या होगा, गंभीर में गंभीर मांसपेशियों की कमजोरी। यहाँ पे सिर्फ फीवर हुआ हल्का सा, लेकिन यहाँ पे एकदम से बॉडी जो बहुत कमजोर हो जाती है, इंसान उठ नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता, उसे बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है। और यहाँ पे कई बार जो है लकवा मार जाता है पैरों में, जो सीवियर है तो अधिकतर पैरों में होता है। और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, की रिफ्लेक्सेस का पता ही नहीं लग पाता, कोई चीज जो है वो फील नहीं हो पाती है। मसल्स है, जो मांसपेशियां हैं उसमें अकड़न हो जाती है। सांस लेने में भी कठिनाई होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा रेस्पिरेटरी मसल्स है जो काम करती है सांस लेने के लिए, जो हमारे फेफड़ों में, वो मसल्स भी काम करना जो है थोड़ा वीक कर देती है, कम कर देती है, तो जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पोलियो के प्रकार। पोलियो के प्रकार 3 है। एक है सब क्लिनिकल उपलक्षणीय, जिसमें कि लकवा नहीं होता, केवल हल्के लक्षण होते हैं। जो सब क्लिनिकल है वो कौन सा है, हल्के लक्षणों वाला, जिसमें बुखार हुआ, थकान हुई, सिर दर्द, उल्टी हुई, या गले में खराश हुई, वो कौन सा है, सब क्लिनिकल है। फिर है एक नॉन पैरालिक्टिक। नॉन पैरालिक्टिक है गैर लकवाग्रस्त पोलियो, जिसमें कि लकवा नहीं होता। इसमें फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, जैसे कोई फ्लू हो गया हो। मांसपेशियों में दर्द, अकड़न और स्थायी लकवा नहीं होता। कि कुछ टाइम के लिए जो है बॉडी का कोई पार्ट है, जैसे मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ टेढ़ा हो गया, हो जाता है, लेकिन दवाई वगैरह लेने से जो है ठीक हो गया, हो जाता है, इस तो स्थायी नहीं होता। लेकिन मांसपेशियों में दर्द और अकड़न हो जाती है। एक होता है पैरालिक्टिक पोलियो, जो कि लकवाग्रस्त है। गंभीर प्रकार, जो अंगों को, अधिकतर पैरों में स्थायी लकवा पैदा कर देता है। कि पोलियो वही है जिसकी वजह से क्या है कि स्थायी लकवा हो गया पैरों में। और ये पैरालिक्टिक है। नॉन पैरालिक्टिक, जिसमें कि मांसपेशियों में दर्द और अकड़न होती है, लेकिन स्थायी लकवा नहीं होता। सब क्लिनिकल पोलियो वो है, उपलक्षणीय पोलियो वो है जिसमें लकवा नहीं होता, ना ही तो स्थायी और ना ही अस्थायी, सिर्फ हल्के लक्षण दिखते हैं पोलियो के, वो होता है। ठीक है, 3 टाइप है यहाँ के। इलाज इसका कोई है नहीं पोलियो का। पोलियो वैक्सीनेशन है जो कि बचपन में लग जाती है, उसी से जो है इसमें इफेक्ट आ सकता है। और अगर जो फीवर हुआ या हल्के से सिम्टम्स आए, उस टाइम भी अगर पता लग गया कि शायद पोलियो के सिम्टम्स है, किसी डॉक्टर को चेक करवाया और डॉक्टर अगर समझ गया कि पोलियो के सिम्टम्स है और टाइम पे जो वैक्सीनेशन अगर दे दिया तो इसको रोका जा सकता है। अदरवाइज बाद में इसका कोई इलाज नहीं है। जो इसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो क्या है, बेड रेस्ट है, दर्द निवारण है, क्योंकि मांसपेशियों में अकड़न हो जाएगी, बहुत ज्यादा जो है शरीर में कमजोरी महसूस होगी, शरीर काम करना बंद कर देगा, तो उस टाइम जो आप रेस्ट कर सकते हो, या पेन रिलीफ जो मेडिसिन है वो ले सकते हो। फिजियोथेरेपी से आप जो है थेरेपी ले सकते हो। असिस्टिव डिवाइस यूज कर सकते हो, जैसे ब्रेस या व्हील चेयर है, वही आप यूज कर सकते हो। वैक्सीनेशन इज द ओनली इफेक्टिव प्रिवेंशन। कि जो अगर बात करें बचाव की या रोकथाम की, तो वो जो है ओनली टीकाकरण है, इसका वैक्सीनेशन है जो छोटे बच्चों को लगती है। और वो 2 तरह की होती है, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है होती है। निष्क्रिय पोलियो टीका और मौखिक पोलियो टीका, ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, उसके बाद मुख्य बिंदु क्या है ये याद रखना। पोलियो एक तो 5 साल के बच्चे को होता है, 5 साल के अंदर अंदर, 5 साल के बाद नहीं होता। पैरालिक्टिक पोलियो कैन कोज लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी। अगर पैरालिक्टिक जो हमने तीसरा पढ़ा है ना, तीसरा जो हमने पढ़ा जिसमें कि लकवा, स्थायी लकवा हो जाता है, अगर ये हो गया तो ये लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी बन जाती है, जीवन भर रहती है। प्रिवेंशन 100% इफेक्टिव है विद वैक्सीनेशन। जो वैक्सीन लगती है वो इसकी पोलियो की वैक्सीन है, उससे 100% इफेक्ट आता है, उसका रिजल्ट है, रोका जा सकता है।
लेकिन वो वैक्सीन जो टाइम पे और पहले लगनी चाहिए, बाद में इसका कुछ नहीं हो सकता। पोलियो वायरस स्प्रेड वाया फिकल ओरल रूट, मुंह या जो हमारा मल मूत्र त्यागने का एक स्थान है उसके द्वारा जो है शरीर में ये वायरस जो है एंटर कर जाता है और जिसकी वजह से हमें पोलियो, ठीक है। छोटा सा एक डिफरेंस मैंने यहाँ पे ऐड किया है सेरेब्रल पाल्सी और पैरालिसिस में, हम पढ़ लेते हैं। हालांकि हम सेरेब्रल पाल्सी की एक अलग क्लास लेंगे, पूरा डिटेल में करेंगे क्योंकि ये काफी हद तक मिलता जुलता भी है और इसके भी टाइप्स हैं, आगे तो डिटेल में हम करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि पैरालिसिस में क्या होता है, नसों में नुकसान होता है, ठीक है, नसों में नुकसान के कारण हो जाता है। एक सेकेंड, नसों के नुकसान के कारण मांसपेशियों की स्वैच्छिक गति का बंद होना, वो क्या है, वो लकवा है। लेकिन मस्तिष्क की चोट के कारण या जन्म से पहले या दौरान या जन्म के बाद कुछ समय में होने वाली गति और मुद्रा का विकार जो है वो सेरेब्रल पाल्सी है। कि या तो ये मस्तिष्क में चोट के कारण होता है, और होता कब है, या तो जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के बाद कुछ ही समय में हो जाता है, बाद में नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो लकवा है वो कभी भी हो सकता है। हम सुनते हैं कि 40 साल के एक जो व्यक्ति है उसको भी लकवा हो गया, 20 साल में भी हो गया, कभी भी हो जाता है। क्योंकि ये जो है हमारी नसों में कोई नुकसान हो जाता है किसी तरह से, जो हमारी नसें काम करना बंद कर देती है और उसकी वजह से जो मांसपेशियों की हमारी स्वैच्छिक गति होती है ना, कि हम अपनी इच्छा से जो कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, हम अपने हाथ से लिखवा रहे हैं, कुछ काम करा रहे हैं, वो काम जो है बंद हो जाता है। सेरेब्रल पाल्सी में कोई दिमाग में चोट लगने के कारण, दिमाग पर चोट लगने के कारण क्या है, या तो जन्म के समय लग गई, जन्म से पहले लग गई, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम मदर का एक्सीडेंट हुआ और बच्चे को जो है पेट में ही चोट लग गई, उसके कारण भी हो सकता है। और जन्म के बाद भी कुछ ही समय में होने वाली गति या मुद्रा का विकार है। और आपको पता होगा छोटा बच्चा जो होता है, साल या 6 महीने का बच्चा, 2 महीने 3 महीने का बच्चा, हम कहते हैं कि उसको गोद में लेकर ऐसे उछालना नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं उछालना चाहिए, क्योंकि जन्म से जो 2 वर्ष तक की आयु होती है उसमें जो बच्चे का ब्रेन है, दिमाग है, उसका मेच्योरिटी जो लेवल है या उसका डेवलपमेंट है बहुत तीव्र गति से हो रहा होता है। और बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं बच्चे के बहुत सॉफ्ट होते हैं। जब आप बच्चे को ऐसे झटके के साथ उछालते हो तो हो सकता है कि उसके ब्रेन में किसी तरह का जो है विकार आ सकता है, दिमाग में कोई झटका लग सकता है, चोट लग सकती है, एक अंदरूनी चोट की तरह जो काम कर सकती है, जिसका कि हमें रिजल्ट है वो नेगेटिवली मिल सकता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि छोटे बच्चे को घुमाना नहीं चाहिए और जोर से झटके के साथ जो है उछालना नहीं चाहिए, ठीक है। कारण इसके होते हैं कोई इंजरी, स्ट्रोक, इन्फेक्शन या नर्व डैमेज है, इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, उसके कारण जो नसों ने काम करना बंद कर दिया। स्ट्रोक यानी कि इस तरह से होता है जिससे कि हम कह सकते हैं कि कोई, स्ट्रोक को मैं हिंदी में नहीं बता पा रही हूँ एक्चुअली में। स्ट्रोक क्या होता है कि हमें कोई ट्रॉमा टाइप ही होता है कि लग गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, चोट ऐसी लगी कि हमारी जो उस एरिया की नसें काम करना बंद कर गई, नसों पे इफेक्ट है, दिमाग पे कोई इफेक्ट नहीं है, दिमाग सही है, ठीक है। ब्रेन इंजरी होती है इसमें, सेरेब्रल पाल्सी में दिमाग पर चोट लगती है, नसों का कोई काम नहीं है यहाँ पे। मतलब नसों का काम वैसे नहीं है कि नसों से शुरू नहीं होता, ठीक है, शुरू दिमाग से होता है। ये तो जन्म के या तो बाद होगी शुरुआती दिनों में, और या फिर जो है जन्म से पहले, जन्म के टाइम हो जाती है। नॉन प्रोग्रेसिव है, बढ़ती नहीं है। सेरेब्रल पाल्सी जो है बढ़ता नहीं है, नॉन प्रोग्रेसिव है, जितना हो गया उतना रहेगा। टाइप की अगर बात करें पैरालिसिस की, टाइप हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, डायप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया और मोनोप्लेजिया हमने पढ़े। और सेरेब्रल पाल्सी की जो टाइप है वो है स्पॉस्टिक, एथेटॉइड, अटेक्सिक, और ये तीनों टाइप्स है और एक मिक्स्ड भी होता है। टाइप जो हम पढ़ेंगे अभी, सेरेब्रल पाल्सी जब डिटेल में करेंगे तब हम पढ़ेंगे। और जो लकवा है वो किसी भी टाइम हो सकता है, कभी भी लाइफ में हो सकता है। और जो ये है सेरेब्रल पाल्सी, वो हमने पढ़ ही लिया है कि जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के कुछ ही समय बाद होता है। और जो ये है लकवा, वो स्टैटिक है, प्रोग्रेसिव है, डिपेंडिंग ऑन द कोज, या तो जितना हुआ है उतना भी रह सकता है या प्रोग्रेस भी कर सकता है। ये कारण पे डिपेंड करता है और कौन सा तरीका, कौन से टाइप का हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है, और सीवियरिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन सेरेब्रल पाल्सी बढ़ता नहीं है, जितना हो गया उतना ही रहेगा। ना ही तो ये सीवियर होता है, ना ही ये चेंज होता है, कम या ज्यादा नहीं होता। लकवा जो है कम ज्यादा हो सकता है। लकवा जो है मेनली जो हमारी मसल्स है या लिम्स है उनको प्रभावित करता है।
और सेरेब्रल पाल्सी हमारी मसल टोन, पोस्चर और मूवमेंट को अफेक्ट करता है। ऑफन वाइड स्प्रेड होता है, पूरे जो है बॉडी को ही लगभग कह सकते हैं कि हम पूरी बॉडी को ही एक तरह से अफेक्ट कर रहा होता है। हमारी मसल्स की जो टोन होती है, जकड़न है उनकी, जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको जो है प्रभावित करता है ये। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, पैरालिसिस के सिम्टम्स वीकनेस, लॉस ऑफ मूवमेंट है, हम पढ़ चुके हैं। और सेरेब्रल पाल्सी में स्टिफनेस हो जाती है, अब नॉर्मल पोस्चर हो जाता है, इनवॉलेंट्री। एक चीज याद रखना, लकवा में कौन सी होती है, वॉलेंट्री जो होती है ना, कि जो हम चाहते हैं, हमने ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है उनपे, स्वैच्छिक जो हम अपनी इच्छा से करते हैं वो प्रभावित होती है। लेकिन जो सेरेब्रल पाल्सी है, इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होने लगते हैं, कि जो हम नहीं चाहते वो मूवमेंट होता है। ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करता है कारण पर। लकवा के जो हमने कारण पढ़े, अगर माइल्ड है तो ठीक हो सकता है, फिजियोथेरेपी से कुछ उसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है, मेडिसिन से या सर्जरी से ये पूरी तरह भी ठीक हो सकता है और आंशिक रूप से भी हो सकता है। जो सेरेब्रल पाल्सी है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क करती है, इसमें सिर्फ फिजियोथेरेपी से काम नहीं चलता, इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी भी लेनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, अन्यथा जो है हम क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम हमारा हो चुका है। मैम अगर किसी सबके माइक बंद है तो मुझे बताइए, एक बार क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद डाउट्स लेते हैं। मैम डिस्प्ले नहीं कर रहा। ओके, क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है सर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गत्यात्मक विकलांगता क्या है? सुनने और देखने से संबंधित विकलांगता, हाथ या पैर, या गति में गंभीर प्रतिबंध, या मानसिक विकलांगता, या भाषण विकलांगता। बी आंसर जो है इसका रहेगा। इनमें से कौन सी जन्मजात गत्यात्मक विकलांगता है? पोलियो, क्लब फुट, रीढ़ की हड्डी की चोट, या हड्डी टूटना। जन्मजात कौन सा है? तो इसका जो है बी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है जी। पोलियो नहीं है, पोलियो एक्वायर करते हैं हम बाद में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को किस प्रकार की विकलांगता माना जाता है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमने पढ़ा है अभी कि एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। ठीक है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा सॉरी। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कौन सा कानून गत्यात्मक विकलांगता को मान्यता देता है? देखो, किसी भी जो हमने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ा था ना, उसमें हमने 21 डिसेबिलिटी पढ़ी थी। ठीक है, एक तो वो 21 डिसेबिलिटी, एक जब आप देखोगे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है ना, उस लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर भी जो पोलियो है वो भी एक डिसेबिलिटी दी गई है, लेकिन वो 21 में नहीं आती, पोलियो लोकोमोटर के अंदर ही आ रही है। ठीक है, और एक हमारा जो पैरालिसिस है, इनको भी मान्यता तो दी है ना, आरपीडब्ल्यूडी दी। तो इन जो डिसेबिलिटीज के बारे में अगर पूछ ले कि भारत में कौन सा कानून इनको मान्यता देता है, तो वो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ही देता है सबको। ठीक है, और कोई भी एक्ट नहीं है। इनको जो मान्यता मिलती है, जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो यही कानून है जो देता है, उसके अलावा कोई कानून नहीं। ठीक है, पोलियो किस प्रकार की गत्यात्मक विकलांगता उत्पन्न करता है? जन्मजात, अर्जित, स्थायी, या मानसिक और अस्थायी? कौन सा होगा? इनमें से कौन सी स्थिति गत्यात्मक विकलांगता नहीं है? लकवा, अंग विच्छेदन, अंधापन। वेरी गुड, वेरी गुड, डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है अस्थायी गत्यात्मक विकलांगता किस कारण हो सकती है? हड्डी टूटना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पाल्सी, जन्मजात क्लब फुट। अस्थायी गत्यात्मकता है कि कुछ टाइम बाद जो है वो ठीक हो जाएगी। इनमें से कौन सा अर्जित गत्यात्मक विकलांगता का उदाहरण है? जन्म से अंग विकृति, पोलियो, क्लब फुट, जन्मजात कूल्हे की विकृति। जो जन्म से है वाले हम ऐसे कट हो गए, दो बचे जिसमें क्लब फुट में पता है कि वो होता ही जन्मजात है। हमारा ऑप्शन जो है बी, पोलियो जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रल पाल्सी किसे प्रभावित करता है? तो ये जो है सुनने को प्रभावित करता, दृष्टि और भाषण करता। गति, मांसपेशियों का तनाव और समन्वय, इन चीजों को जो है प्रभावित करता है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारा, गत्यात्मक विकलांगता वाले लोग इनमें से किस सहायक उपकरण का उपयोग करते हैं? पढ़ रही हूँ, सबको सुनने दीजिए, मैं ऑप्शन भी रीड करूंगी, सुनने दीजिए सबको, उसके बाद जो है आंसर कीजिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। पोलियो मुख्य रूप से किस तंत्र को प्रभावित करता है? ये मैंने आपको बताया था। चलिए, पोलियो जो मुख्य तंत्र से हमारे तंत्रिका तंत्र या रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। पोलियो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, पोलियो वायरस है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पोलियो संक्रमण का प्रकार है? वेरी गुड, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। अब इसको करेक्ट कर लीजिए, दोबारा ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जिसका भी गलत था। विकलांगता की श्रेणी में निम्न में से कौन सी स्थितियां शामिल है? पोलियो वायरस का सामान्य संचरण मार्ग क्या है? कहाँ से एंटर कर जाता है बॉडी में? हाँ। चलिए यहाँ तक हमारे ओके, आगे भी है क्वेश्चन अभी, ठीक है। चलिए करते हैं, जितने हैं उतने तो करेंगे। तथ्यात्मक विकलांगता वाले व्यक्तियों को निम्न में से कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? ये मांसपेशियों से रिलेटेड है, तो किसी चीज को उठाने में, उसको शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बिल्कुल। दोनों पैरों और निचले शरीर के निचले शरीर को प्रभावित करने वाला लकवा कौन सा होता है? इसका आंसर जो है पैराप्लेजिया है, पैराप्लेजिया होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक जन्मकालीन स्थिति है जो मुद्रा और गति को प्रभावित करती है? मुद्रा यानी हमारा पोस्चर जो है, और लेकिन प्रगतिशील नहीं होती, नॉन प्रोग्रेसिव होती है, हो गई तो बढ़ेगी नहीं। सेकंड पार्ट से जो इसका करेक्ट आंसर है बी। उसके बाद है, गत्यात्मक विकलांगता के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बस बेसिक क्वेश्चन है आज की क्लास में। निम्न में से कौन सा पोलियो वायरस संक्रमण के वर्गीकरणों में नहीं आता? थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।